हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी मांगा जो है खतरनाक, खौफनाक और खुराफात ब्रूटलिज्म से भरी हुई। कहानी की शुरुआत में ह्यूमन स्कल्स के ढेर पर हमें एक कोट बताया जाता है, हम सभी में दूसरों की बदकिस्मती को सहने की काफी ताकत होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं एक बदकिस्मत लड़की को, बेचारी का पैर एक बेयर ट्रैप में फंस गया था। वो डेस्परेशन के मारे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम लोग मुझे जाने क्यों नहीं देते। अब ये जिन लोगों की बात कर रही है उन्होंने ही ये ट्रैप लगाया है ताकि ये भाग ना सके। वो कहती है कि मैं काफी दूर तक आ चुकी हूँ और मंजिल बस मेरे सामने ही है। तभी हम देखते हैं समंदर को और उसमें चल रही एक बड़ी सी बोट को। इट मीन्स कि ये लड़की एक आइलैंड पर ट्रैप है, एप्स्टीन वाला नहीं, दूसरा वाला। वो पूरी उम्मीद के साथ रोते हुए उसी बोट को देख रही थी। तभी उसके पीछे एक मोटा सा आदमी आता है जिसके हाथ में होता है मशाटी और थोबड़े पर पहना होता है पिगी मास्क, नकली वाला नहीं, असली स्किन वाला। लड़की उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि शायद इसी से वो बचकर भाग रही थी। वो गुस्से में उसे घूरता है और अगले ही पल अपनी मशाटी उसके ऊपर चला देता है। लड़की बचने के लिए अपने हाथ आगे करती है एंड खचैक, भाई उंगलियां उड़ा दी उसने। वो बेचारी तड़पते हुए, कराहते हुए रो रही थी तो पिगी उसके हाथ को पकड़ के उसे खड़ा कर देता है। डर के मारे वो उससे माफी मांगने लगती है कि प्लीज तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगी, मुझे बख्श दो। लेकिन पिगी की फेटिश कुछ अलग ही लेवल की थी। वो अपना मुंह खोलता है और चूसने लगता है उसके हाथों से निकलते खून को, और वो उसे चबाते हुए इतनी जोर से सक करता है कि वो चिल्लाने लगती है। तो उसको शांत करने के लिए वो उसके फेस पर ही मशाटी चला देता है एंड फिर थोड़ी देर के अंदर वो शांत भी हो जाती है और पिगी अपना काम भी करने लगता है। तब उसकी भी नजर पड़ती है वैसी ही एक बोट पर जो इस लौंडिया ने देखी थी। उसका डायरेक्ट ध्यान जाता है बोट पर रहे एक बंदे पर जिसने हुडी पहनी है और वो अपने मोबाइल में कुछ करने में लगा है। और हाँ, यही बंदा है हमारी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर। इसका नाम है ताकिशा, पर हम इसको कहेंगे मजनू भाई। मजनू भाई तुरंत ये सेंस कर लेते हैं कि पीछे आइलैंड की झाड़ियों में से कोई तो मेरे को झांक रेला था। लेकिन वो पिगी इतनी स्पीड में वहाँ से गायब हो गया था कि वो भाई को दिखाई नहीं, क्योंकि वो इस आइलैंड के किसी और ऊंचे स्पॉट पर जाकर इस पूरी बोट पर नजर रख रहा था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस पूरे आइलैंड का वाइड व्यू। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि वो बोट जितनी स्पीड में चल रही थी तो उसको फॉलो करते हुए वो पिगी बंदा उस आइलैंड के जंगल से होता हुआ उसकी स्पीड को मैच कर रहा था। एंड सरप्राइजिंगली ये चीज मजनू भाई को भी फील होती है कि कोई तो साला पीछा कर रहा है हमारा। तभी उसकी फ्रेंड फूजी उससे पूछती है कि आखिर तू वहाँ पर क्या कर रहा है। मजनू कहता है कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि उस सामने वाले आइलैंड से कोई हमको देख रहा है। ये सुन के फूजी की आंखें चमक जाती है, उसे लगता है कि कोई हॉट बंदा होगा 69 सिक्स पैक वाला। तो दोनों मिलकर उसकी तलाशी करने लगते हैं। तभी उनके पीछे से कुराकी नाम की एक भड़वी बोलती है कि क्या वो भूत है। उसका ध्यान अब भी अपनी किताब में था और वो बोल रही थी कि उस आइलैंड पर जो भी लोग रहते थे वो शायद उनकी आत्मा होंगी। अब इस चीज को इतना माइंड मत करना कि मैं किसी भी कैरेक्टर को इतना ब्रूटली रोस्ट कर देता हूँ, बिकॉज मांगा में आगे चल के इनके साथ जो होगा ना वो इससे भी बुरा है। I mean, हद से ज्यादा बुरा। तुम्हें इंसानों की वो असलियत और वो फितरत दिखेगी जो तुम्हारे सामने तो हमेशा से अच्छे दिखते थे, लेकिन वक्त आने पर और जरूरत बदलने पर वो क्या बन सकते हैं वही चीज इसमें प्रॉपरली दिखाई गई है। गाइस, रिसेंटली मुझे एक वेबसाइट के बारे में पता चला और मैंने सिर्फ एक मैच से 570 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। जैसे आप देख सकते हो ये बिल्कुल रियल है। मैंने मैच के दौरान अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के बेसिस पर एक प्रिडिक्शन किया और वो सही निकला। मुझे भी इतनी जल्दी रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्रॉफिट सीधा मेरे अकाउंट में आ गया। और इस मंथ T20 और ODIs के काफी सारे एक्साइटिंग मैचेस आने वाले हैं, इसलिए मैं अपकमिंग मैच के लिए एक नया प्रेडिक्शन करने वाला हूं। आप अपने फंड्स या अर्निंग को लोकल पेमेंट मेथड्स जैसे बैंक ट्रांसफर, UPI, फोन पे और दूसरे डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस के थ्रू विड्रॉल कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट बात, नए यूजर्स को रजिस्ट्रेशन के बाद एक स्पेशल वेलकम बोनस मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन के वक्त क्रस्टिज्म 1x यूज करे और अवेलेबल ऑफर का बेनिफिट ले। बोनस से रिलेटेड लिंक और कोड मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, जल्दी से रजिस्टर करो, मैच स्टार्ट होने वाले हैं। हम देखते हैं कि कुराकी अपनी भूतों वाली बातों को कंटिन्यू करती है तो मजनू भाई उसको हिलाकर इल्यूजन से बाहर निकालते हैं कि साली क्या कर रही है तू, इधर बीच समंदर में फट रही है हमारी। तभी अचानक से कुराकी को उल्टी आने लगती है, जिसे करने वो साइड पर जाती है तो मजनू और फूजी उसके पास जाते हैं। तभी बकरा दाढ़ी वाला एक स्टड लौंडा चिल्लाता है कि सालो बोट को गंदी मत करना मेरे, मैं अपने बाप के पास से लाया हूँ ये। इसी के साथ हम देखते हैं 3 और नए कैरेक्टर्स को, फोटोग्राफर लियोन, चड्डी वाली छमिया युहारा और ये स्टड बकरा दाढ़ी जिसको हम कहेंगे बैड बॉय राकेश। क्यों?
ये सब आगे पता चलेगा, ठीक है। वेल अपने जो मजनू भाई है वो पसंद करते हैं युहारा को, लेकिन युहारा का फुहारा बैड बॉय राकेश पर ही टिका रहता है। मोटा मोटी कहे तो ये हमारे वाली ही सिचुएशन है लॉन्डो, नो टेंशन, तुम रिलेट कर पाओगे। वेल ये सभी रूइंस रिसर्च सोसाइटी से है जो आती है एम यूनिवर्सिटी के अंदर में, और अभी ये लोग पुराने कोरियन गांव के खंडरों की रिसर्च करने आए हैं जो इस आइलैंड के आसपास बसा था। अब फोटोग्राफर लियोन को उस गांव की काफी पुरानी और कूल चीजें दिखती है, वॉच टावर वगैरह, तो वो राकेश से पूछता है कि क्या हम इस आइलैंड पर रुक सकते हैं। बैड बॉय राकेश मुंह पे ही मना कर देता है कि ना ही, नको, इल्ले, तो लियोन उससे हाथ जोड़ के मिन्नतें करने लगता है। ये सारी चीज हमारे मजनू भाई देख रहे थे एंड ब्रो लिटरली थिंक कि मैं किन चूतियों के बीच में फंस गया। वो पढ़ाकू भड़वी उल्टी करी जा रही थी, दूसरी बिकनी वाली उसको समझाई जा रही थी, तीसरी ये दोनों भड़वे अपने ही मतलब की बात कर रहे थे। लेकिन असल में मजनू भाई कोई दरानाइज नहीं था, वो आए थे क्योंकि उनकी मोहब्बत युहारा यहाँ पर थी। लेकिन खुद से दूरियां और दूसरों की नजदीकियां देखकर वो समझ गया था कि उसके मोहब्बत की मोहब्बत कोई और है। तभी वो जोर से चिल्लाती है कि देखो वहाँ पर पिग्स हैं, एंड लियोन को ऐसा लगता है कि इस भड़वी ने मेरे को पिग बोला। तभी उनके बीच में तू में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तुरंत ही वो क्लियर करती है कि तू नहीं बे, वहाँ पीछे देख, वहाँ आइलैंड पर वो कितने सारे हैं। और ये चीज काफी ज्यादा और थी क्योंकि ये आइलैंड तो काफी टाइम से अबेंडन था। राकेश कहता है कि हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद ये जानवर यहाँ पर रह गए होंगे और इन लोगों ने इस आइलैंड को अडेप्ट कर लिया, बट इनकी रिसर्च के मुताबिक ऐसा होना इम्पॉसिबल है। सो या तो इनकी रिसर्च के अंदर कोई गड़बड़ है या फिर ये आइलैंड की मिस्ट्री कुछ और ही है। तब लियोन अपना बड़ा सा सैटेलाइट फोन निकालता है और उसमें गूगल सर्च करने लगता है किकुजिजिमा आइलैंड का, बट सरप्राइजिंगली वो आइलैंड मैप पर था ही नहीं, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सब फिगर आउट करने की उनकी बातें चल ही रही थी कि हम वहाँ पर जाए या ना जाए। और देखो जरा युहारा को कितनी अंदर चिपकी हुई है। ये सारे लफड़े से मजनू भाई बहुत परेशान हो गए थे, बट सडनली उनकी नजर पड़ती है वहाँ से उठ रहे धुएं पर, और वो चिल्लाकर कहते हैं कि देखो वहाँ पर आग लगी है। एंड और भी ज्यादा ध्यान से देखने पर उन्हें लगता है कि वहाँ पर सच में कोई पर्सन या सर्वाइवर फंसा हुआ है। ये बातें फूजी चिल्लाने लगती है तो बैड बॉय राकेश के अंदर का मर्द जाग जाता है। वो कपड़े निकाल के सीधा पानी में छलांग लगा के वहाँ जाने लगता है कि मैं ही बचाएगा उसको क्योंकि मैं असली मर्द है। बोट पर ही तीनों लौंडिया पागल हो जाती है कि वाह क्या लड़का है। और एक तरफ हमारे मजनू भाई जिनको मौशिची गांड जलन हो रही थी। हम देखते हैं कि बैड बॉय राकेश उस आइलैंड के किनारे तक पहुंच चुका था एंड धुएं की वजह से उसे पता ही नहीं चला कि असल में वो पर्सन कौन है। इधर बोट पे उसके लिए फुल चीयरिंग हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो उस पर्सन के थोड़ा सा क्लोज जाता है देन ब्रो रियलाइज कि मर्द की भी फटती है बिड़ू। वो पिगी मैन उसके सामने खड़ा हो गया था एंड उसके हाथ में थी एक निंजा हथौड़ी। एंड फाइनली बोट पर रहे बाकी सब भी उस एंटिटी को पूरे तरीके से देख पाए और अगले ही पल पिगी मैन ने उस हैमर से राकेश के हेड पर एक खतरनाक स्ट्राइक करी जिससे वो वहीं पर तड़पने लगा था। बट पिगी मैन वहीं पर नहीं रुका, उसने और भी ज्यादा मल्टीपल स्ट्राइक कर करके उसे वहीं पर पेल दिया बोट पर रहे उन सभी लोगों की नजरों के सामने। और अब यहीं से इस आइलैंड की पूरी मिस्ट्री, कहानी, सर्वाइवल और थ्रिलर शुरू होता है। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर कुरा की को उल्टी आ जाती है। लियोन अंदर ही हगमूत देता है और अपने मजनू भाई को खुद की आंखों पे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, या कोई मजाक है। युहारा उसे कहती है कि तू हंस कैसे सकता है बे, मेरे निब्बे की कोई उधर ठुकाई कर रहा है, जा सीधा तैर कर उसे बचाने जा। मजनू भी लाइक रियली, जब मेरे को पता है कि वहाँ जाके ठुकाई होनी ही है तो मैं क्यों जाऊँ। पीछे से फूजी भड़वी कहती है कि वो नहीं जाएगा बहन, क्योंकि आफ्टर ऑल राकेश उसका लव राइवल है। मतलब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती कि इतनी इंटेंस सिचुएशन में कोई चांपलूसी या चुगली कैसे कर सकता है। वो बेचारा युहारा को समझाने की कोशिश करता है तो युहारा साली उसे ही लप्पू मजनू बोल के निकल लेती है। उसे तैर कर जाता हुआ देख डेस्परेशन के मारे मजनू भी बोलने लगता है कि साली फूजी भड़वी तू अभी ये सब क्यों बोली। तो फूजी और उसकी फ्रेंड बैटरी उसे उल्टा बोलने लगती है कि तू क्या अपने प्यार को बचाने नहीं जाएगा। वो पलट के देखता है कि साला मैं अकेला मर्द थोड़ी हूँ। लेकिन लियोन भाई ने अपनी टट्टी के साथ साथ स्टीयरिंग भी संभाल लिया था। वो कहता है कि मैं तो हिल ही नहीं सकता भाई। इधर कुराकी और फूजी मिलके मजनू को पुश करे जा रही थी कि तेरे को जाना ही होगा। ओके तो थक हार कर वो जंप लगा देता है और तैरते हुए युहारा के पीछे जाने लगता है। इधर बोट पर वो लोग सैटेलाइट फोन को वापस से ट्राई करते हैं, लेकिन तभी उसकी बैटरी के भी एल लग जाते हैं। पानी से होते हुए मजनू भाई फुल स्पीड में अपनी माशूका की तरफ जा ही रहे थे। तब आइलैंड के नजदीक पहुंचते ही उनको नीचे दिखाई पड़ता है काफी सारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट, और शायद इसी रेडिएशन से इस आइलैंड पे कुछ अनयूजुअल चीजें हुई है। इधर बोट पर बाकी 3 लोग पैनिक कर रहे थे क्योंकि फोन काम नहीं कर रहा था। तभी कुराकी ये नोटिस करती है कि उनकी बोट के नीचे पानी के अंदर और भी कई सारी बोट्स डूबी हुई है। वो ये चीज चिल्लाकर फूजी और लियोन को बताती ही है। तभी उनकी बोट को भी एक बड़ा सा झटका लगता है और वो भी
पलट जाती है। इधर मजनू भाई पानी से होते हुए किनारे तक पहुंच चुके थे, लेकिन स्टिल उनके दिमाग में वही न्यूक्लियर वेस्ट वाली बात चल रही थी। लेकिन वो अपने सामने युहारा को पाते ही दौड़ते हुए उसके पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर बैड बॉय राकेश किधर गया। वो कहती है कि मैं जब यहाँ पर पहुंची तो दोनों गायब हो चुके थे, लेकिन तभी उनकी नजर उसी आग पर पड़ती है जो उस पिगी मैन ने जलाई थी। वैसे युहारा की हिम्मत ने थोड़ा बहुत जवाब दे दिया था, लेकिन अपने मजनू भाई अंदर से तो स्टड थे, तो वो उस आग के पास जाकर देखते हैं कि आखिर लोचा क्या है। एंड अजीब सी स्मेल के साथ उसे दिखाई पड़ती है एक जलती हुई डेड बॉडी जो उसी लड़की की है जो वहाँ से भाग रही थी, लेकिन पिगी मैन ने मशेटी मार के उसको चूस लिया। ये देखकर मजनू भाई की और भी ज्यादा फट जाती है। उसे लगता है कि ये बैड बॉय राकेश ही है, लेकिन देन उसे रियलाइज होता है कि नहीं, शायद से उसने ये सारी चीज देख ली, इसीलिए पिगी मैन ने उसको हैमर से पेला था। यानी कि ये लोग भी अभी उस पिगी मैन की रडार में हैं। वो तुरंत ही भागकर युहारा के पास जाता है कि चलो बेबी हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन बेबी को तो स्टिल बैड बॉय राकेश के बेस पसंद थे। वो उसे समझाता है कि ये हमारे बस का है ही नहीं, उस पिगी मैन ने सच में किसी पर्सन को मारकर जला दिया, हमें जल्दी से यहाँ से निकलकर पुलिस को खबर करनी होगी। तभी वो देखता है कि निकलेंगे कैसे, क्योंकि बोट खुद पानी के नीचे निकल चुकी थी। यानी कि ये लोग अब इस आइलैंड पर फंस चुके हैं। दूर से फूजी, कुराकी और वो हग्गू लियोन भी तैरकर वहीं पे आ रहे थे, क्योंकि करंटली इस आइलैंड के अलावा उनके आसपास और कुछ भी नहीं था। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे वाले जंगल से कोई मिस्टीरियस पर्सन उस पिगी मैन के साथ छुपकर उन सभी को देख रहा था। एंड बैड बॉय राकेश स्टिल पिगी मैन के कंधों पे अधमरा था और पिगी की जो वो मशेटी थी ना, वो इसी बंदे के हाथ में थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाकी तीनों भी इस आइलैंड पर आ चुके थे और फूजी बक्के जा रही थी कि मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती। हाँ साली, जैसे इन सबको तो यहाँ पर घर बसाने का मन है। लियोन कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें वेट ही करना होगा। इतने में दुखी आत्मा बैटरी कुराकी की बातें शुरू हो जाती है, कोई हमें बचाने नहीं आएगा, हम यहीं पे खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर जितने भी लोग बोट लेकर आए थे वो पहले ही मर चुके हैं और उनकी बोट्स भी डूब चुकी है। शायद यहाँ पर जो भी आता है वो मर कर ही यहाँ से निकल पाता है। और हाँ, कहीं ना कहीं ये बात सच थी, वो मजनू भाई जानते थे। तभी चड्डी वाली युहारा उनके पास आके कहती है कि डार्लिंग डार्लिंग, हम लोगों को मिलके बैड बॉय राकेश को बचाना होगा। लेकिन फूजी और लियोन के बीच में झगड़ा हो गया था कि ये सब साले तेरे फोन की वजह से हुआ, जो पहले तो चल रहा था लेकिन सडनली बंद हो गया। इससे मजनू के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है कि फ्रांस, जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने गांव को देखा था, हो सकता है कि वहाँ कोई रेडियो हो। सो इससे इन लोगों में थोड़ी सी उम्मीद जागती है। पर तभी दुखी आत्मा कुराकी अगेन कहती है वहाँ पर वो पिगी मैन भी हो सकता है। उस गांव तक हम जंगल से होते हुए ही जा सकते हैं और ऐसा करने में खतरा बहुत ही ज्यादा है। तो हाँ, इस दुखी आत्मा की बातों से वापस से सब लोग डर जाते हैं एंड मजनू भाई यही सोचने लगते हैं कि अब मैं आगे इनको क्या बताऊं कि जिस जगह पर हम ऑलरेडी रुके हुए हैं वहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट है। अगर मैंने अभी ये बोला तो ये बैटरी साली और इन लोगों को डरा देगी और पैनिक मच जाएगा। उतने में ही पीछे से चड्डी वाली युहारा बोलती है, चलो हम सबको मेरे माल बैड बॉय राकेश को बचाने जाना होगा। उसका प्लान ये होता है कि रात हो जाएगी तो हम लोग सुमड़ी में निकल लेंगे और वो पिगी मैन हमको पकड़ ही नहीं पाएगा। और वैसे भी वो अकेला है, हम लोग ज्यादा है। सच में यार, मजनू भाई के लिए ना मेरे को बुरा लग रहा है। प्यार ना शक्ल देख कर नहीं, अकल देख कर करना चाहिए। अब ऑब्वियसली ये लोग मौत के मुंह में जाना नहीं चाहते, लेकिन हमारे लौंडे के दिमाग में होता है कि अगर यहाँ से निकलना है तो कुछ तो एक्सप्लोर करना ही होगा। सो टेक्निकली युहारा की बात थोड़ी तो सही है और वो साली अकेले जंगल में निकल भी पड़ती है। मजनू भी लाइक कि मेरे प्यार की तो साला कोई इज्जत ही नहीं है, उसको बैड बॉय राकेश की ही पड़ी है। फिर वो लोग भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और अगले सीन में हमें पता चलता है कि पूरी टोली जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी है। तभी लियोन भाई साहब को गुद्दी में खुजली होने लगती है, तो वो खुजाती हुए देखते हैं तो उनके हाथ में खून चूसने वाली लीच आ जाती है जो उनके पीछे हर तन बदन में फैली हुई थी। इनफैक्ट उनके पूरे ग्रुप के कपड़ों के अंदर घुस के उनका खून चूस रही थी और उनको पता ही नहीं था। लेकिन चड्डी वाली युहारा डजंट गिव अ फक अबाउट इट, वो आगे बढ़ती रहती है और मजनू भाई उसके पीछे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भागते रहते हैं। तभी सडनली दोनों एक खुले ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और एक खतरनाक नजारा देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उस पूरे ग्राउंड में कई सारे क्रॉसेस पर मल्टीपल डेड बॉडीज लटकाई गई थी जिनके फेसेस को कौवे और गिद्ध ने नोच लिया था। ये सब वहाँ पर देखकर इनकी और ज्यादा फट जाती है। लेकिन तभी लियोन कुछ नोटिस करता है। वो कहता है कि इन सारे क्रॉसेस पर क्रिश्चियनिटी के नाम लिखे गए हैं, बोले तो बाइबल वाले, जैसे कि मार्को, जोहान्स, लूका। ओके, ये सब उसे इसीलिए पता था क्योंकि एक फोरम में उसने इसके बारे में सुना था। तो वो बताता है कि इस दुनिया में और कोरिया में क्रिश्चियंस का एक हिडन ग्रुप था एंड वो लोग खत्म ना हो जाए इसी डर से वो लोग एक आइसोलेटेड आइलैंड पर आ गए थे। लेकिन उनको राह दिखाने वाला कोई भी पादरी बचा ही नहीं, सो वो लोग उसी आइलैंड पर रह गए। और फिर एक अर्बन लेजेंड की कहानी में ये कहा गया था कि वो लोग उस आइलैंड से कभी निकले ही नहीं और ना ही कभी
दुनिया में वापस दिखे, क्योंकि उस आइलैंड पर कैनिबल्स थे जो ह्यूमंस को खाते थे। अबे साले, तो तू कहना क्या चाहता है कि ये वही आइलैंड है जहाँ पर हम लोग आ गए हैं? तो लियोन कहता है कि हाँ भाई, बिल्कुल हम एक ऐसी जगह पर है जहाँ कोई भी रूल्स काम नहीं करेंगे, यानी कि हमारे लग गए। तभी युहारा की नजर पड़ती है क्रॉस पर लटके जिंदा पतली कमर वाले इंसान पर, जिसकी वैसे तो हड्डियां निकली हुई थी, लेकिन एज सच उसकी बॉडी पर कोई इंजरीज वगैरह नहीं थी। तभी सडनली वो अपनी एक आंख खोल के युहारा को ही घूरने लगता है और साले के मुंह पे अजीब से ही खुशी होती है। उसको डरता हुआ देख बाकी सबकी नजर भी उस बंदे पे पड़ जाती है और वो लटका हुआ पतली कमर वहीं पे रोने लगता है कि तुम लोग उसके साथ तो नहीं मिले हुए ना, तुम सब इस आइलैंड से तो नहीं लगते। फिर खुद ही छूट के नीचे गिर पड़ता है। वो नीचे आकर थोड़ा बहुत पैनिक करता है और उन सबको थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए, और साथ ही रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम्हारे पास कोई बोट है तो प्लीज मेरे को दे दो, अपन को इधर से निकलने का है। बट देन इन सब से उसको पता चलता है कि ये लोग खुद ही इधर अटके हुए हैं। लियोन उसे बताता है कि हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, रिसर्च पर्पस के चलते यहाँ पर आए थे और फंस गए। और इस बातों के दौरान ना युहारा को उस बंदे पे शक होने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी पर एक भी स्क्रैच या फिर चोट का निशान नहीं था। वो पतली कमर वाला बंदा बताता है कि मैंने याकुजा से बहुत उधारी कर ली थी, तो वो लोग मेरे को यहाँ पर ले आए और मेरे जैसे बाकी उधार खोरों के साथ यहीं पे छोड़ दिया। याकुजा का नाम सुन के इनकी और फट जाती है। आगे वो कहता है कि हम जब यहाँ पर आए थे तो तादाद में ज्यादा थे, और जैसे ही याकुजा के बंदे ने हमें यहाँ पर डंप किया तो आइलैंड पर पहुंचते ही हमने देखा कि सूट बूट के अंदर पिगी मॉन्स्टर अपने हाथ में चेनसो लेकर हमारा इंतजारी कर रहा था। आओ पधारो मारे घेर। और अगले ही सेकंड वो उस चेनसो को फुल स्पीड पे ऑन करता है और उनकी तरफ भागता हुआ आता है। बाकी सब लोग तो डर के मारे चारों तरफ फैल जाते हैं, लेकिन एक समझदार औरत वहीं पर टिकी रहती है। पिगी मैन उसी के पास आकर उसके सीवलेस को हैंडलेस बना देता है, फिर उसके भेजे की दाद देते हुए उसमें भी एक दे मारता है। लिटरली इस पैनल के अंदर हम देख सकते हैं कि उस मोहतरमा के भेजे के अंदर से कितना सारा ज्ञान बाहर बरस रहा था। पतली कमर आगे बोलता है कि मेरे साथ बाकी लोगों को भी जिंदा पकड़ा था, लेकिन उन लोगों ने भागने की कोशिश की तो उन लोगों को टपका दिया गया। ये आइलैंड याकुजा के लिए एक डिस्पोजेबल प्लेस है, तुम कभी यहाँ से बच के नहीं निकल पाओगे। लियोन कहता है कि क्या पुलिस को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता? तो वो कहता है कि अगर पुलिस को पता भी होता ना, तब भी वो लोग हमें यहाँ पर बचाने नहीं आएंगे। जो भी लोग गवर्नमेंट और बड़े बिजनेस के लिए खतरा है, उनको यहीं पर लाकर डंप किया जाता है। सो बेसिकली ये जिंदा इंसानों की कचरा पेटी है, जिसकी एग्जिस्टेंस को सीक्रेट रखा गया है और इसीलिए ये मैप पर नहीं दिखा था। और ये सारी बातों से मजनू भाई ये फिगर आउट कर लेते हैं कि इसीलिए इस आइलैंड के पानी के नीचे वो सारा न्यूक्लियर वेस्ट था, सरकार के वो काले राज। युहारा तुरंत ही पतली कमर से पूछती है कि आखिर तू अब तक जिंदा कैसे है? यानी कि वो पिगी मैन एक बारी में किसी को भी नहीं मारता, यहाँ तक कि तेरी बॉडी पर तो थोड़े भी चोटों के निशान नहीं है, यानी कि तू उन सब से अलग है। क्या तू असल में उसका पार्टनर है या फिर तूने कोई गलती की है इसीलिए उसने यहाँ पर तुझे टांग दिया था? वो उन सब से कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो, मैं उसका केयरटेकर था। और अगले सीन में हमें दिखाई जाती है बैड बॉय राकेश की ठुकी पिटी शक्ल, जिसको पिगी मैन ने अपने बेस पर उल्टा बांध के लटकाया था, एंड उसके इर्द गिर्द और भी कई सारी डेड बॉडीज थी। तभी सीन वापस से ग्रुप पे शिफ्ट होता है, जब पतली कमर उनको बता रहा था कि वो पिगी मैन जानबूझ के किसी न किसी को ऐसे इंस्टॉलमेंट में मारता है, उसको टॉर्चर करते हुए पूरा मजा लेता है और उसे खत्म करते हुए खाकर एंजॉय भी करता है। एंड दैट्स द रीजन कि याकुजा के लोग यहाँ पर सबको फेंक के जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी की हड्डी भी नहीं बचती, सबूत साफ एकदम चकाचक। वेल ये पतली कमर कहता है कि मेरे को उसने इसीलिए नहीं मारा क्योंकि मुझे मार के मिलेगा क्या, मेरी तो ऑलरेडी कमर पतली है और हड्डी निकली हुई है, मुझे खाकर उसका पेट कैसे भरता। ये सारी बातें करते हुए चलते चलते युहारा पीछे एक ही चीज बड़बड़ाई जा रही थी कि वो जिंदा होगा, बैड बॉय राकेश जिंदा होगा। वेल ऐसे ही चलते चलते वो लोग फाइनली पहुंचते हैं गांव की एक डेस्टिनेशन पर, जो पूरी जगह उजड़ चुकी थी। वहाँ कई सारे घर तो थे, लेकिन काफी बद से बदतर टूटी फूटी हालत में। तभी पतली कमर देखता है कि रात होने वाली है और वो बोलता है कि ये काफी बुरी बात है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर कुछ सर्च वगैरह करते हैं, लेकिन उनके हाथ ज्यादा कुछ भी नहीं लगता। वहाँ पर रहे पंप और टेलीफोन जैसी मशीनें काफी टाइम से ही बंद होती है। हमारे मजनू भाई को वैसे भी इस जगह की वाइब अच्छी नहीं लग रही थी, बट उनकी बड़वी माशूका अब भी अपने प्यार बैड बॉय राकेश को ही ढूंढ रही थी। तभी वो नोटिस करता है कि वो पतली कमर वाला बंदा ऊपर घर की छत पर बैठा हुआ इन दोनों को ही देख रहा है एंड काफी क्रीपी तरीके से स्माइल करे जा रहा है। फिर लियोन को वहाँ पर कुछ काम का सामान मिलता है, जिसमें एक मशेटी और कुछ फिशिंग टूल थे, और पता नहीं क्यों मुझे ये मशेटी कहीं तो देखेने लगता है। वेल ये मिलते ही ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग वापस से समंदर के पास जाएंगे और मछली पकड़ के खाएंगे। मजनू भी लाइक क्या सच में ये लोग ये करने वाले हैं, क्योंकि उसे तो पता है कि असल में उस पानी के अंदर क्या है, बट स्टिल उसे भी उनके साथ ये सब करना
पड़ता है, पर तभी वो देखता है कि उसकी निब्बी युहारा की आंखों में तो गुस्सा था, क्योंकि ये सभी लोग बैड बॉय राकेश को ढूंढने के बजाय अपने ही पेट पूजा के बारे में सोच रहे हैं। तभी लियोन, फुजी और कुराकी एक के बाद एक धड़ाधड़ मछलियां पकड़ते ही जाते हैं और उनको ये सारी एक्टिविटीज करते हुए पतली कमर दूर से निहार रहा था। सडनली हम देखते हैं कि उसके एक हाथ में अजीब से फोड़े उभर आए हैं और यही सेम चीज उन सारी मछलियों पर भी थी, जो लियोन नोटिस कर लेता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है। पीछे से मजनू भाई कहते हैं, थैंक गॉड अब मेरे को ये खाना नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी लियोन जाड़िया अपनी हवस भरी निगाहों के साथ कहता है कि चलो हम इसे खाएंगे। अबे कितने भूखे नंगे हैं ये लोग। रात होने तक हम लोग देखते हैं वो लोग उसी गांव वाली जगह पर आ गए हैं और वहां से मिले बर्तन वगैरह में वो लोग उस मछली को पका के खाने लगते हैं। एंड सरप्राइजिंगली उनको ये वाले सी फूड का टेस्ट काफी अप्रतिम लगता है। वो खाना ठूसने के बाद उनकी परफेक्ट हालत देखकर हमारे मजनू भाई का भी मन कर जाता है कि चलो अपन भी एक दो निवाले खा लेता है, आखिर क्या ही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो खाना खाने जाता है तभी उसके पीछे से आवाज आती है, क्या इसका स्वाद बढ़िया है। वेल ये आवाज होती है उस पतली कमर वाले बंदे की, जिसे देखते ही हमारे मजनू भाई का ध्यान सीधा उसके हाथ पर जाता है, क्योंकि वो काफी अजीब तरीके से बड़ा हो चुका था। वो पूछता है, अंकल ये क्या, पूरे साल की मुट्ठी आज ही मार ली। लेकिन वो पतली कमर अज्ञान से पूछ रहा था, क्या वो मछली अच्छी लगी तुम्हें। अब उसके टेस्ट के बारे में बताने पर वो ये चीज रिवील करता है, जो लोग पहले यहाँ पर थे उन्हें भी ये पसंद आया था। एक दिन ऐसी ही बहुत सारी अजीब मछलियाँ उन लोगों के हाथ भी लगी थी। उस वक्त पहले तो किसान पिग्स भी पाला करते थे, लेकिन वो अच्छे से ग्रो नहीं होते थे, तो थक हार कर उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा बजाय इन मछलियों के। जैसे ही उन लोगों ने ये खाया उसके बाद वो लोग बीमार हो गए और एक एक करके मरने लगे। लेकिन कुछ थे जो उस पूरी घटना को सरवाइव कर गए और बन गए सुपर ह्यूमंस। ये बोलते हुए वो अजीब तरीके से हंसने लगता है एंड इसी के साथ उसकी पूरी बॉडी पर वही फोड़े वाली चीजें उभरने लगती है। वो चिल्ला के कहता है कि हम लोग चूजन वन है, ये सब ऊपर वाले की मर्जी से ही हो रहा है। एंड उसकी ये क्रीपी हंसी और हरकतें देखकर मजनू भाई का पूरा ग्रुप ही डर जाता है कि साला ये क्या कर रहा है। वो अचानक से अपनी उसी हालत के अंदर घुटनों के बल नीचे गिर पड़ता है, तो लियोन तुरंत ही उसे संभालने उसके पास जाता है। बट देन ब्रो रियलाइज कि समहाउ उस पतली कमर वाले की बॉडी अचानक ही नॉर्मल हो चुकी है। साले के मसल्स तक निकल आए हैं और वो तुरंत ही अपने एक ही हाथ से लियोन की नाक खींच के उखाड़ देता है। लिटरली उस पूरी चीज को मजनू भाई अपनी आंखों से लाइव देखते कि साला उस पतली कमर वाले के 8 पैक एब्स, ट्रैप्स, बाइसेप, ट्राइसेप सब कुछ आ चुका है। और तभी सडनली उसके पीछे अपीयर होता है वो पिगी मैन और बोलता है, चलिए शुरू करते हैं पापा। क्या मतलब ये जो पतली कमर अभी बॉडी बिल्डर बन चुका है वो इस पिगी मैन का बाप है? और जो उसने सुपर ह्यूमंस वाली वो कहानी सुनाई, क्या वो सच है? इसी के साथ इस कहानी का वॉल्यूम 1 यहाँ पर खत्म होता है, काफी सारे नए लफड़े और मिस्ट्रीज की शुरुआत करते हुए कि आखिर इस फ्रैंकन आइलैंड की मिट्टी में और कितने राज दफन है, एंड क्या इन बाप बेटे के अलावा इस आइलैंड पर और कोई फैमिली मेंबर मौजूद है या फिर कोई ऐसा क्रीचर जिसकी अब तक किसी ने कल्पना भी ना की हो। पिछली वीडियो में हमने देखा कि मजनू भाई और उनके दोस्त एक रिसर्च ट्रिप के दौरान इस अननोन फ्रीकी आइलैंड तक पहुंचे। फिर उनका सामना हुआ पिगी मैन से और साथ ही उन लोगों ने देखे खौफनाक इंसिडेंट। और फिर जो पतली कमर वाला एक सर्वाइवर टाइप का बंदा इनको मिला था वो एंड में जाकर इस पिगी मैन का ही बाप निकलता है। एंड वो दोनों बाप बेटे तैयार थे इन सभी को ठिकाने लगाने के लिए। वो कहता है कि ये ऊपर वाले का ही एक इशारा है, मेरी बॉडी अभी थोड़ी देर पहले श्रिंक हो गई थी और अब अपने आप ही नॉर्मल हो गई है। मुझे तुम सबकी आइडेंटिटी और असलियत भी पता चल गई है, तो तुमको मानना आसान होगा। मेरे ऊपर वाले ने तुमको यहाँ भेजा है ताकि हम तुम्हारा सैक्रिफाइस कर सके। इतने में मजनू भाई नोटिस करते हैं कि किसी ने उस मछली पकाने वाले बर्तन को उठाया और सीधा उस गांडू बंदे पे डाल दिया। एंड ये करने वाली थी चड्डी वाली युहारा, जिससे साले की आह से आह निकल जाती है और पिगी अपने बाप से पूछता रह जाता है कि पापा क्या हो गया ये। युहारा कहती है कि ये हरकत मैंने इसीलिए की क्योंकि मुझे बैड बॉय राकेश का बदला लेना है। लेकिन तभी इस पागल औरत के सामने चेनसो लेकर पिगी मैन आ चुका था कि अगर तू बदला लेगी तो मैं तेरी लूंगा जान। ये देख के उसके सारे दोस्त पीछे हट जाते हैं कि साली इधर मत आइयो, तूने अगर बकचोदी की है तो खुद ही मजे ले। और जैसे ही पिगी मैन उस पर चेनसो चलाने वाला होता है उतने में वो बच के इधर उधर भागने लगती है, तो जाड़िया पिगी मैन भी उसके पीछे भागने लगता है। मजनू भी लाइक कि साले कितने बड़े दोगले हैं ये। इतने में युहारा को ठोकर लगती है और वो वहीं पे गिर जाती है और अब उसके सामने पिगी मैन चेनसो लेकर आ चुका था। इससे पहले कि वो युहारा पर वार करता इतने में मजनू भाई उसकी गुद्दी पर पाइप दे मारते हैं, तो वो पलट के पीछे देखता है तो मजनू भाई को दिखता है उसके खून के आंसू वाला चेहरा। वो अगला अटैक
अटैक सीधा मजनू भाई पे करने वाला था, लेकिन तभी हमारे भाई ने उस पाइप को उसके कंधे पर दे मारा, जिससे उसके चेनसो का बैलेंस बिगड़ा और वो झूलता हुआ सीधा पिगी मैन के ही पेट को काट दिया। ये खतरनाक अटैक पड़ते ही उसके अंदर की अतड़िया, इंटेस्टाइन सब कुछ बाहर गिरने लगा था और ये होते ही वो भी वहाँ पर धराशायी हो जाता है। ये लोग फुल पैनिक मोड में शॉक हो गए थे कि आखिर साला ये क्या हो गया। साइड में लियोन बेचारा अपनी नाक को देख रहा था एंड फिर गुस्से में उस पतली कमर वाले को मानने लगा कि साले नाक निकालता है मादर जात। और दूसरी तरफ फूजी और कुराकी मिलके उस पिगी मैन पर लाते बजा रही थी। मजनू भी लाइक कि साले ये लोग कितने बड़े दोगले भड़वे हैं। इतने में भाई की नजर अपनी ही माशुका पर पड़ती है, जो हाथ में चाकू लेकर पता नहीं क्यों खुश हो रही थी एंड वो सडनली काफी स्पीड में उसकी तरफ बढ़ती है। मन्नू को लगता है कि ये मेरे को आज पेल ही देगी, बट वो उसकी साइड से निकल के सीधा उस पिगी मैन के बाप के पास जाती है और एक ही चीज बड़बड़ाने लगती है कि मैं बैड बॉय राकेश का बदला लेगी। और ये बोल के वो उसको बस मारने ही वाली थी। मजनू भाई चिल्ला के उसे रोकते भी है कि मत कर ऐसा मेरी जान। एंड अगले सीन में हमें खचैक की आवाज आती है, लेकिन ये साउंड असल में युहारा के नाइफ का नहीं था, बल्कि पिगी मैन के बाप ने ही अपनी उंगली युहारा की ठुड्डी में घुसा दी थी। शुक्र मना साली कि किसी और जगह नहीं डाली। मैंने तुम सालों को बताया नहीं क्या, मैं बाकियों से अलग हूँ। ये तुच्छे घाव मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। सो मोटा मोटी बात ये है कि पिगी डैडी इज बैक। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा याकुजा के बेस पर किसी को टॉर्चर कर रहा था और वो उसे बंदूक की नोक पर पूछता है कि आखिर वो लड़की कहाँ पर है, मेरी बेटी कहाँ है। और थोड़ी सी जानकारी लेने के बाद वो उसे पॉइंट ब्लैंक शूट कर देता है और वहां से निकलते हुए बोलता है मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी ही देर। इधर डैडी ने मजनू की बैडी को अपनी उंगली से छेद के उठा लिया था। भाई लिटरली आर पार उंगली थी यार। तो मजनू भाई उसी पाइप से सीधा डैडी पर अटैक करने आते हैं, लेकिन डैडी उसकी पाइप को बीच में ही पकड़ लेते हैं और जरा देखो साले को, उसके सारे घाव हील भी हो गए। वो पाइप को एक ही झटके में साइड कर देता है और साथ ही मजनू के कान में भी एक उंगली दे देता है। कान में बोला मैंने, कान में। और दोनों को हवा में लटका के कपल फिंगरिंग करवाता है। ये नजारा देखकर वो दोनों भड़वी अगेन भगने लगती है, लेकिन तभी उनके सामने पिगी मैन अगेन खड़ा हो जाता है और तुरंत ही अपने सामान को समेटकर वापस से पैक कर लेता है। सो अगर इसका बाप हील हो सकता है तो ये भी तो हो ही पाएगा ना यार। एंड इसी के साथ भाई साहब अगेन चेनसो को चालू करते हैं और मैसेकर मचाने ही वाले होते हैं, पर इतने में ही डैडी के हाथ पर शॉटगन की बुलेट्स आकर लगती है, जो शायद से मारी है उसी बंदे ने जो याकुजा के बेस पर से सीधा यहाँ आया है। उसके हाथ में शॉटगन देखकर पिगी डैडी की भी बहुत ज्यादा फट जाती है एंड ये गोलियों की आवाज से पिगी खुद भी डर के भग जाता है। एंड हाँ, पिगी का नाम है कोरोकुन, लेकिन हम इसको पिगी मैन ही कहेंगे। डैडी तुरंत ही चड्डी वाली युहारा को अपने आगे कर देते हैं कि अगर तू मेरे को मारेगा तो गोली इसको भी लगेगी, लेकिन अंकल जी कहते हैं आई डोंट गिव अ शिट और गोली चला देते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस एग्जैक्ट टाइम पे मजनू भाई ने पाइप से उनकी बंदूक को नीचे कर दिया था, तो गोली अपनी परफेक्ट जगह पर लगी ही नहीं। इसका फायदा उठाकर डैडी सीधा युहारा को लेकर वहाँ से भग लेते हैं। अंकल जी अगेन शॉटगन को फायर करते हैं, लेकिन मजनू भाई वापस से उनको रोक देते हैं। अंकल मजनू को पीठ के साइड में फेंक देते हैं, लेकिन तब तक डैडी बैडी को लेकर जा चुके थे। लियोन, फूजी और कुराकी को अंकल को देख के लगता है कि शायद ये बंदा काम का है, हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं युहारा को, जो मजनू भाई को इस ट्रिप के लिए मना रही थी और फ्लो में भाई मान भी गया। वो उनका हाथ पकड़ के थोड़ा आगे ले जाती है, लेकिन फिर हाथ छोड़ के सीधा बैड बॉय राकेश के पास चली जाती है। इनको बस अपने रिसर्च क्लब को पूरा करने के लिए एक एक्स्ट्रा बंदा चाहिए था और वही एक्स्ट्रा मानुष हमारे मजनू भाई है। इसीलिए एक महान टकले इंसान ने कहा था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तभी अचानक से मजनू के हाथ में चेनसो आ जाता है, जिससे वो लियोन की खोपड़ी उड़ा देता है। बट तब भी वो देखता है कि उसकी युहारा बैड बॉय राकेश के साथ मेकआउट कर रही है। सो गुस्से में उसी चेनसो के साथ वो उन दोनों पे टूट पड़ता है एंड सडनली भाई की आंखें खुलती है। बोले तो ये सारी चीज एक सपना थी। वो देखता है कि अभी वो सारे लोग आइलैंड के किसी और हिस्से में हैं एंड उसके ग्रुप के बाकी तीनों लोग खाना ठूस रहे हैं एंड साइड पे एक बोट भी है। अंकल पीछे से सिगरेट फूकते हुए कहते हैं, तो तू जा क्या लौंडे, नसीब वाला है कि मेरी गोली रोकने के बाद भी तो जिंदा है। मजनू भाई उससे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। इतने में लियोन, फूजी और कुराकी उस अंकल की बोट टपा के ले जा रहे थे। इतने में अंकल एक गोली फायर करके उन तीनों को वहीं पे रोक लेते कि सालो जाग कहाँ पे रहे हो, पहले उस बोट के अंदर जो सामान है वो सब निकालो। वो लोग निकालने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि उन सारे सामान के अंदर तलवार, रिवॉल्वर्स, बुलेट्स, डायनामाइट, शॉटगन वगैरह वगैरह होता है। बोले तो तबाही का सामान। और अंकल स्टाइल में कश मारते हुए कहते हैं कि जंग में जाने के लिए हर एक सिपाही को हथियार चाहिए। तो हाँ, अंकल ने इनको इसीलिए बचाया है ताकि ये लोग उसके सोल्जर बने, बिकॉज भाई को आइलैंड पे वॉर करनी है।
और इसी के साथ वो ये रिवील करते हैं कि इस आइलैंड पर उन दोनों के अलावा और भी क्रीचर्स मौजूद है। ये सारी डिटेल्स उस याकुजा के बंदे को टॉर्चर करके इसको मिली है। वो बताता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स एक ही फैमिली से आते हैं और ये लोग तब तक नहीं मर सकते जब तक इनका थोबड़ा कोई ना उड़ा दे। एंड दैट्स द रीजन बच्चा पार्टी कि हम लोग यहाँ पर वॉर लड़ेंगे। लियोन तुरंत ही कहता है कि भाई मेरे को नहीं लड़ना यार, मेरी नाक पहले ही शहीद हो चुकी है। अंकल भी लाइक वहीं पे दूर खड़े रहे बड़वे, वरना तुझे पूरा ही शहीद कर दूंगा। ये बोलकर वो अगेन गोलियां चलाते हैं सीधा उस लाइव बोट पर, जिससे इवेंचुअली अब ये लोग इस अंकल को धोखा देकर भाग भी नहीं सकते। अंकल ये साफ बताते हैं कि तुम लोगों के पास बस दो चॉइस है, या तो मरो या फिर मारो। ये सारी चीज सुन के मजनू भाई उस सामान में से एक रिवॉल्वर उठा लेते हैं और एक आइकॉनिक पोज देते हुए कहते हैं कि मैं खुद की जान को दांव पे लगा के अपनी जान युहारा को बचाऊंगा। इसी के साथ युहारा की आंखें खुलती है बिल्कुल डेडी व्यू की फेवरेट पोजीशन के साथ, एंड वो होती है किसी हॉल टाइप की बड़ी सी जगह पर जहां अजीब सा क्रॉस बना हुआ था। एंड सडनली हम देखते हैं कि वो वहां पर अकेली नहीं है, बल्कि एक और लड़की भी वहां पर है जिसका पिगी मास्क वाला चेहरा देखकर युहारा की भी फट जाती है। भाई लिटरली इसकी शक्ल देखो, थोबड़े पर कतई पिगी मास्क को स्टिच किया गया है। और सेम टाइम पर हम देखते हैं उसी अंकल को जो एक फोटो के अंदर किसी को घूर रहे थे और पीछे अपने सोल्जर्स की मंडली तैयार हो रही थी। वेल ये फोटो होती है उनकी बेटी की, और यही बेटी शायद से वो पिगी मास्क वाली लड़की है जो करंटली युहारा के सामने आई है। अगले सीन में हम देखते हैं अंकल और गैंग वॉर लड़ने के लिए जंगल से होते हुए गुजर रहे थे और पीछे फूजी और कुराकी की एकदम फालतू की बातें चल रही थी। लियोन परेशान होकर कहता है कि सबके सब साले पागल है। तब मजनू भाई नोटिस करते हैं कि लियोन के घाव पर मैगेट्स बढ़ने लगे थे। बोले तो इन्फेक्शन काफी तेजी से फैल रहा था, बट भाई भी लाइक सब गए तेल लेने, मैं तो बस अपनी युहारा को बचाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं उसी पिगी गर्ल को जो युहारा के साथ बातें करते हुए कहती है कि मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। उसे अपने घर और वहाँ के माहौल से पहले से ही नफरत थी, तो अपना टाइम पास करने के लिए वो रेलवे स्टेशन पर बैठा करती थी। तब वहाँ पर उसे एक छपरी बंदा मिला एंड उसको घर नहीं जाना था, तो वो उसके साथ चली गई और फिर दोनों खुशी खुशी ड्रग्स लेकर एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने लगे। फिर सडनली उस बंदे ने इससे कहा था कि तू सच सवर के तैयार रहना, मैं पैसे लेकर आएगा और हम इस घटिया जगह से निकल जाएंगे। वेल वो वहाँ पर आया तो था, लेकिन साथ ही याकुजा को लाया था और भड़वे ने अपने कर्जे के अंदर इसको फंसा दिया कि ये सब इसी बीच ने मेरे साथ करवाया है। तो याकुजा ने उस छपरी के साथ साथ इस लौंडिया को भी ये आइलैंड पर फेंक दिया एंड यहीं के उन क्रीपी विलेजर्स ने इसका ये हाल किया, उसे अपने जैसा बनाकर। युहारा उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है बहन, डॉक्टर सब कुछ ठीक कर सकते हैं और मदद बहुत जल्द ही आ जाएगी। एक बंदूकबाज स्टड अंकल आउट ऑफ नोवेयर हम सबको बचाने के लिए आ चुका है। जहाँ तक मुझे याद है तो उस अंकल के हेड पर एक निशान है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अंकल एंड गैंग एक फैक्ट्री टाइप की जगह पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है किकुची सी फूड। अंकल गैंग को बाहर खड़ा रख के खुद ही अंदर जाने लगता है। उसके जाते ही ये लोग राहत की सांस लेते हैं क्योंकि बेचारे चल चल के थक गए थे। हम देखते हैं कि अंकल अंदर जाता हुआ मैप के अंदर सारी चीजें देख रहा था और अभी करंटली वो जिस जगह पर था उस पर नाम लिखा था डेड एंड। और पूरे तरीके से अंदर जाते ही वो पहुंचता है एक प्रिजन के पास जिसके अंदर कई सारे डीफॉर्म ह्यूमन क्रीचर थे। अब उसे भी ये पता नहीं था कि क्या ये लोग म्यूटेटेड है या फिर ये कोई डिजीज है। वो सीधा उन सबको कहता है कि मैं तुम सबको यहाँ से आजाद कर दूंगा, बस एक कंडीशन, अगर तुम लोग मेरी बात समझ सकते हो तो यहाँ से निकलते ही बाहर तुम्हें जो भी दिखे उन्हें पूरे तरीके से खत्म कर देना। तो अगर सच कहूँ तो ये अंकल जितना इवल दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। और इसी के साथ हम देखते हैं मजनू भाई के ग्रुप को जो आराम फरमा रहे थे, तभी उन पर मल्टीपल क्रीचर्स अटैक कर देते हैं और उनमें से कुछ के हाथों में तो लिटरली वेपन्स भी थे। इन बेचारों की इतनी ज्यादा फट जाती है कि सीने का टाइम ही नहीं था। लिटरली एक फोड़े वाला बंदा आकर मजनू भाई को कंधे पे काट लेता है, दो बंदे कुराकी पर झपटते हैं तो तीसरा वाला लिटरली उसके मुंह पर कुल्हाड़ी मार देता है। यार ये देख के वो लोग समझ जाते हैं कि या तो हमें उनको मारना पड़ेगा या फिर आज हम खत्म हो जाएंगे। एंड इस सारे नजारे को वो अंकल सिगरेट फूकता हुआ मस्त ऊपर बैठा देख रहा था। इसी के साथ सीन अगेन युहारा और उस पिगी गर्ल की कन्वर्जेशन पर जाता है जब वो ये रिवील करती है कि असल में वो बंदा एक डीमन है, एक असली राक्षस जो वापस से मेरी जिंदगी को नर्क बना देगा। लेकिन हमें तो उस फोटो से ऐसा लगा था कि ये बंदा इस लड़की का बाप है और थोड़ी देर पहले अभी ये बोली थी ना कि मुझे घर में रहने से नफरत है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये चीजें और भी ज्यादा मैश्ड अप है जो आगे जाके खुलेगी। प्रेजेंट में मजनू भाई कुराकी को बचाने के लिए बंदूक चलाने ही वाले थे और अंकल इस पूरे सीन को एंजॉय कर रहा था। तभी सीन अगेन वापस से युहारा वाली जगह पर शिफ्ट होता है जब पिगी डैडी इन दोनों के लिए खाना लेकर आया था। वो
लटकता हुआ ऊपर से नीचे आता है और खाने का पतीला रख के वापस चला जाता है। युहारा दौड़ के वहाँ पर देखने जाती है कि आखिर उसमें क्या है। वो पिगी गर्ल उसे रोक रही थी, लेकिन तब तक वो साली वहाँ पे पहुंच चुकी थी और अंदर उसे देखने को मिलता है भेजा फ्राई, एक इंसानी आंख के तड़के के साथ। ये विजुअल देखकर वो काफी ज्यादा टेरिफाई हो जाती है और ऊपर से पिगी और डैडी उसका मजाक बना रहे थे। तभी उन दोनों के पीछे आती है एक और लड़की और वो डैडी के सर पे अपने लंबे नाखून वाला हाथ रख के कहती है कि तुम लोग तो यहाँ पर मजे कर रहे हो। वेल, ये लड़की भी इन्हीं में से है क्योंकि इसका भी पूरा चेहरा डिफॉर्म था। एंड हाँ, उसके हाथ में वो नाखून नहीं है बल्कि वो नुकीली चीजें हैं जो उसने खुद से ही अपने हाथ में खोप के रखी है। उनकी बातों की ये सारी आवाज सुनकर नीचे पिगी गर्ल युहारा को बताती है कि इस लड़की का नाम है मैरी और ये कूरो की बड़ी बहन है। शी इज द मोस्ट सैडिस्टिक वुमन ऑन द आइलैंड। बोले तो इसे टॉर्चर करना पसंद है। साली खुद के बाप को ही टॉर्चर कर रही थी। तभी उनको काफी दूर से कोई अजीब सी आवाज आती है एंड उसको बस सूंघ के पता चल जाता है कि वहाँ पर कौन है, किस डायरेक्शन में है और वो एग्जैक्ट जगह कौन सी है। वो उन दोनों को कहती है कि चलो अब यहाँ से, अब शिकार करने का टाइम आ गया है। लेट्स गो टू द हंटिंग। इधर अंकल सारे मैसेकर को एंजॉय करते हुए अलग ही मजे ले रहे थे क्योंकि हमारे मजनू भाई ने धड़ाधड़ गोलियों की बौछार करके कुराकी को बचा लिया था। अंकल कहते जे बात लौंडे मजे आ गए बिकॉज हमारे मजनू भाई ने अपने आसपास के बंदों को भी भेजे में गोली ठोक दी थी। उसके मन में थोड़ा सा तो रिग्रेट था कि मैं किसी को मार रहा हूँ यार, ये चीज गलत है, बट देयर इज नो अदर ऑप्शन। उसकी खतरनाक शूटिंग स्किल देखकर लियोन भी ये समझ जाता है कि अब उसको भी यही करना पड़ेगा। तो वो भी एक एक करके अपनी शॉटगन से इन क्रीचर्स का भेजा खोलने लगता है। ये देख के फूजी भी फॉर्म में आ जाती है और तीनों मिलकर लाशें बिछा देते हैं यार। फिर सबको निपटाने के बाद वो लोग कुराकी को फर्स्ट एड करने की कोशिश करते हैं एंड मजनू भाई के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि मैंने इतने सारे लोगों को अभी मारा तो फिर मुझे अपने दोस्तों की फिक्र क्यों हो रही है। तभी वो अंकल चलता हुआ उनके सामने आता है और कहता है देखो देखो तुमने ये क्या कर दिया, इतनी सारी लाशें। फूजी तुरंत ही उसके सामने जाकर झगड़ा करने लगती है कि साले भड़वे अंकल किधर चला गया था तू, हम कितनी मुसीबत में थे, देख मेरी दोस्त की क्या हालत हो गई। तो वो कहता है कि साली एक्सक्यूज मत दे, तुमने जंग लड़ी और फिर उसकी कीमत चुकाई। तभी वो सब ये नोटिस करते हैं कि अंकल के पीछे वो अजीब सी क्रीचर गर्ल मैरी द मॉन्स्टर आ चुकी है। वाह, अब प्रैक्टिकल होता है खत्म और सीरियस फाइट शुरू। लेकिन तभी हमें अगले सीन में इस पूरे आइलैंड का मैप दिखाया जाता है कि आखिर कौन सा कैरेक्टर कहाँ पर है और वो तगड़े वाले इंसिडेंट एग्जैक्ट किस लोकेशन पर हुए थे। इसी के साथ मैरी वर्सेस मजनू भाई की अंकल वाली गैंग का लफड़ा शुरू ही होने वाला होता है। अंकल तुरंत ही उन सभी को एक्स्ट्रा बुलेट्स और मैगजीन देते हैं ताकि इस वॉर के अंदर वो काम आए। फिर वो अपनी शॉटगन को तानकर मैरी पर एक बुलेट चलाने ही वाले थे कि तभी सडनली उनकी वो शॉटगन बीच में से ही मुड़ जाती है क्योंकि काफी तेजी से उस पर कुछ आकर लगा था। वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ठीक वैसे ही चीज लियोन के मत्थे पे आके लगती है जिससे वो साइड में जाकर नीचे गिर पड़ता है। जब मजनू भाई उसे चेक करते हैं तो पता चलता है कि किसी ने गोली की रफ्तार से उसके हेड पर एक पत्थर दे मारा है। एक तो पहले से नाक गायब, ऊपर से भेजे पे अटैक। सडनली हम देखते हैं कि एक पत्थर मजनू भाई के सामने भी आ चुका था और वो काफी स्पीड में उनके कान और गाल को चीरता हुआ चला जाता है। वेल ये किसी कश्मीरी की हरकत नहीं थी बल्कि ये तो पिगी मैन ने अपनी ब्रूटल स्ट्रेंथ से किया था। वो अपने बापूजी के साथ फुल तैयारी में आया था एंड डैडी उसे एक और पत्थर देकर कहते हैं कि बेटा अब सीधा थोबड़े पे मारियो। वो जैसे ही उस पत्थर को फेंकने की पोजीशन में आता है तो मजनू भाई उस पर अपनी रिवॉल्वर तान देते हैं। पिगी जैसे ही वो पत्थर फेंकता है तो वो गोली की रफ्तार से सीधा मजनू भाई की रिवॉल्वर पे आके लगता है। ओलंपिक लेवल का निशाना था कि बंदूक फाड़ के फुलावर कर दी और फिर पिगी शुरू करता है छोटे कंचेदार पत्थरों की बारिश जो काफी स्पीड में उनको धड़ा के लगते जा रहे थे। लेकिन अंकल साइड पर मस्त खड़ा था। वो फुल स्वैग के साथ मजनू भाई के पास से अपनी कटाना निकालते हैं और धड़ल्ले से सीधा मैरी पर अटैक करने दौड़ पड़ते हैं। वो जैसे ही मैरी के करीब जाकर उस पर अटैक करते हैं तो वो उस पर लगता ही नहीं है। उनको लगता है कि शायद मेरे से गोची हो गया होगा तो वो अगेन ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी मल्टीपल अटैक्स के बाद मैरी बचती जा रही थी बिकॉज वो भी एक म्यूटेड सुपर ह्यूमन है जिसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस अनदर लेवल पर है। एंड फिर वो हंसते हुए अंकल से कहती है कि अब मेरी बारी और फिर वो अपने कसाईनुमा नाखूनों के साथ अंकल के ऊपर टूट पड़ती है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से चीर फाड़ करके रख देती है। ये देखकर मजनू भाई ये समझ गए थे कि हम इनसे नहीं जीत सकते, हमारा मरना तय है। वी ऑल आर गोना डाई सून। बट इतनी खतरनाक इंजरी के बाद भी अंकल हार नहीं मानते। वो चुपके से मैरी पर सरप्राइज अटैक भी करते हैं लेकिन तब भी मैरी आराम से बच जाती है और उनके ऊपर से कूदते हुए उनके फेस पर अपने मल्टीपल अटैक्स करती है। तभी मजनू भाई की बत्ती जलती है कि ये जो पिगी है ना वो बुलेट्स और मशीन गन की आवाज से डरता है। तभी वो देखते हैं कि एक गन फूजी के हाथ में है जिसका वो कुछ कर नहीं रही थी तो उससे वो गन छीनकर वो पिगी पर अटैक करना चाहते थे लेकिन साली फूजी बड़ी उसको गन दे ही नहीं रही थी। ऊपर से उल्टा मजनू पर गुस्सा कर रही थी वो अलग से। तो गुस्से में मजनू भाई भी उसके मुंह पर सीधे हाथ की एक लगा
देते, लेकिन तब तक मैरी द मॉन्स्टर उनके पीछे आ चुकी थी। वो उसे कहती है कि तुझे लड़की पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, और भाई के पलटते ही वो उसकी शक्ल को निहारने लगती है और कहती है कि तेरा चेहरा काफी प्रिटी और क्यूट है। एंड अगले ही सेकंड वो अपने नाखून से उस चेहरे को साइड से निकालने की कोशिश करती है ताकि इस अच्छे चेहरे का मास्क बनाकर अपने गंदे थोबड़े पर पहन सके। अपना चेहरा नोचे जाने की वजह से मजनू भाई चिल्ला रहे थे, लेकिन लियोन और फूजी ये नजारा देख रहे थे साले। तभी दूर पड़ी कुराकी का ध्यान सीधा उन पर पड़ता है एंड उसके हाथ में गन भी थी, तो वो अपनी उस बुरी हालत में भी मैरी पर गन तान देती है और गोली चला भी देती है। उसकी ये हिम्मत देखकर फूजी काफी ज्यादा खुश थी, बट देन दे रियलाइज कि कुराकी की चलाई गई गोली सीधा लियोन को आकर लगी है। भाई अब इस बेचारे बंदे पर मेरे को तरस आ रहा है, जो भी आता है उसको ठोक के चला जाता है। कुराकी का निशाना मिस होते ही मैरी जोर जोर से हंसने लगती है, बट अगले ही सेकंड उसकी गोली मैरी के हाथ को चीरते हुए निकल जाती है। बोले तो इम्परफेक्ट हालत में परफेक्ट एमिंग। तभी बेचारी के मुंह पर एक जोरदार पत्थर आके लगता है एंड फिर धनाधन पूरी बॉडी पर मल्टीपल पत्थरों की बारिश हो जाती है, बिकॉज मैरी थोड़ी सी इंजर्ड हुई थी, ना कि पिगी मैन और डैडी। तभी मजनू भाई की नजर साइड पर पड़ी गन पर पड़ जाती है। वो तुरंत ही उसे लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उसे बीच में ही मैरी अगेन रोक लेती है, बट इससे पहले वो मजनू का चेहरा नोच के निकाल ले कि तभी उसके पीछे अंकल अगेन आ जाते हैं, उसे ये कहते हुए कि तेरा असली दुश्मन मैं है। वो जैसे ही अंकल की तरफ मुड़ के उन पर अटैक करने वाली थी कि तभी उन दोनों के बीच में एक तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके चलते दोनों वहीं पे धराशायी हो जाते हैं। मजनू देखता है कि अंकल के हाथों में स्टन टेजर है, जिसको साले ने खुद की ही बॉडी का कंडक्टर बना के यूज किया और मैरी को कुछ टाइम के लिए स्टन कर दिया, लेकिन इसी वजह से करंटली उनमें भी ताकत नहीं बची। तो वो मजनू से कहते हैं कि मेरी तलवार उठा और इस साले को काट दे, किल दैट बिच बिफोर शी स्टार्ट मूविंग अगेन, क्योंकि अगर वो उठ गई तो हम लोगों का मरना तो तय है। दूर से ये सारी चीजें डैडी भी नोटिस कर लेते हैं एंड वो तुरंत ही अपने बेटे पिगी मैन को एक बड़ा सा पत्थर देते हैं कि अब तुझे वहीं पे मारना है, लेकिन अगले ही पल गोलियों की बौछार उस पत्थर के साथ साथ उनके हाथ का भी चूरा बना देती है। और ये गोली चलाई थी फूजी ने। वो गुस्से में अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए आगे बढ़ती है एंड गोलियों की आवाज से पिगी मैन अपने कान बंद कर लेता है, लेकिन तब तक वो उसके पेट को काफी गंदे तरीके से छेद चुकी थी। तभी उसके सामने डैडी आकर काफी ज्यादा मिन्नतें करता है कि मत मारो प्लीज, लेकिन फूजी उस पर भी मल्टीपल शॉट्स को फायर करके उसकी पूरी बॉडी को उधेड़ देती है। मजनू भाई ये सारी चीजें देख लेता है कि आखिरकार फूजी ने भी अपना डिसीजन ले लिया, तो अब उसे भी कुछ करना होगा। वो कटाना से मैरी का हेड अलग करना चाहता था, लेकिन ये करने में वो काफी हिचकिचा रहा था। अंकल वहाँ पड़े हुए उसे बोल रहे थे कि जल्दी कर साले, वरना हम सब मारे जाएंगे। वो मैरी के चेहरे को देखता है और फिर चिल्लाकर उसके गले को काटने लगता है। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि ब्रो डन इट सक्सेसफुली, लेकिन ये करते ही भाई को उल्टी आ जाती है। दूसरी तरफ डैडी और पिगी मैन को भी फूजी ने गोलियां मार मार के छलनी कर दिया था। और तब मजनू को दिखती है अंकल की क्रीपी स्माइल। उसे लगता है कि ये साला कुछ प्लान कर रहा है, कुछ बहुत ही बड़ा। तभी फूजी उनको चिल्ला के बताती है कि कुराकी अब भी जिंदा है, हम उसे बचा सकते हैं। जब वो लोग उसे देखने जाते हैं तो वो अपनी टूटी फूटी हालत में उल्टा फूजी को ये कहने लगती है कि एक ऐसी बात है जो मरने से पहले मैं तुमको बताना चाहती हूँ। फूजी के पूछने पर वो ये रिवील करती है कि असल में वो ही बैड बॉय राकेश की जीएफ थी। असल में वो दोनों महीने में 3-4 बार ओयो आया जाया करते थे और अभी उसे युहारा के लिए बुरा लग रहा है। एंड साथ ही वो ये भी बताती है कि मुझे पता है फूजी कि तेरा भी सीक्रेटली बैड बॉय राकेश के साथ अफेयर था। मैंने स्कूल के पीछे तुम दोनों को आगे पीछे होते हुए देखा था। मजनू भाई फुल शौक के साला क्या क्या चलता है दुनिया में, इतनी अंदरूनी बात हमको पता ही नहीं थी। एंड सरप्राइजिंगली ये सारी बातें मैरी अपने कटे हुए हेड के बावजूद भी देख रही थी। आगे वो कहती है कि फूजी मैंने बिल्कुल तेरी तरह ही बैड बॉय राकेश को डेट किया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। एंड यहाँ मजनू भाई फाइनली समझ जाते हैं कि हाँ, इसीलिए बोट के ऊपर ये दोनों चिल्ला रही थी जब वो साला बोट से कूदकर तैरते हुए बीच पे किसी को बचाने गया था। वेल यहाँ एक डिटेल मैं भी समझ गया हूँ कि आखिर पूरी ट्रिप के दौरान कुराकी को इतनी उल्टियाँ क्यों आ रही थी। अब अगर समझदार आप ही है तो मजे के लिए ओयो का रूम ही काफी है। ये भड़वागिरी वाली सारी बातें सुन के अंकल जोर जोर से हंसने लगते हैं कि साले आजकल के बच्चे दिल के टुकड़े जाट ना उखड़े साले। लेकिन अगले ही सेकंड फूजी अपनी शॉटगन के पिछले हिस्से से कुराकी का पूरा थोबड़ा कुचल देती है और बार बार लगातार कुचलते हुए एक ही चीज बोला करती है कि मैं तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ। ये खौफनाक मंजर देखकर मजनू कहता है कि ये सच में नरक है। आई फील लाइक आई एम इन हेल। बट तभी उसे लगता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है, जो कि मैरी थी। लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखता है तो वो तो अपनी उसी मरी हुई हालत में थी। मतलब तुम सोचो कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पर आ गई। अभी थोड़ी देर पहले फूजी अपनी ही दोस्त कुराकी की फिक्र कर रही थी, लेकिन बाद में सब कुछ खुलते ही उसने अपने हाथों से ही उसे खत्म कर दिया। इंसान असल जिंदगी में कितना ज्यादा घटिया, स्वार्थी और कमीना हो सकता है, ये हम आजकल के होते हुए इंसिडेंट से भी जान गए हैं। और वैसा ही कुछ
कुछ हमने अभी इस कहानी में देखा। तभी हमें दूर पड़ा हुआ पिगी मैन भी दिखाया जाता है, जो देखने से तो लगता है कि खत्म हो गया है, बट तभी क्लोजअप में सडनली उसकी आंखें खुलती है। सीन रात को शिफ्ट होता है उसी सी फूड वाली फैक्ट्री में जहाँ मजनू भाई के ग्रुप के बचे हुए लोग रुके हुए थे। लियोन की हालत काफी ज्यादा खराब थी, फूजी का दिमाग सटका हुआ था और तीनों के तीनों काफी ज्यादा भूखे थे। मजनू के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि आखिर वो साला बैड बॉय राकेश कितना बड़ा निकम्मा है। बेचारी युहारा को तो उसकी असलियत पता ही नहीं है। तभी अंकल वहाँ पर आते हैं और उनके सामने थैला भर के फूड कैंस फेंकते हैं और कहते हैं कि ये मुझे यहाँ आसपास सर्च करने पर मिले। ये देखकर फूजी सीधा खाने पर झपटती है। मजनू उसे रोकने की कोशिश करता है कि साली थम जा, हमें ये सड़ा हुआ खाना खिलाकर बस ये टेस्ट करना चाहता है कि क्या ये खाने लायक है या फिर नहीं। तभी पीछे से लियोन बोलता है कि ये सारा खाना कंटेमिनेटेड है, ये पूरी जगह न्यूक्लियर वेस्ट से भरी हुई है। तो हाँ, मजनू के अलावा लियोन ने भी ये सारी चीजें नोटिस की। वो कहता है कि उसी रेडिएशन की वजह से मेरा वो स्मार्टफोन बंद हो गया और वही रेडिएशन यहाँ पर रहे इंसानों के डीएनए को ऑल्टर करके उनको म्यूटेड मॉन्स्टर बना देता है। अगर हम इस जगह से नहीं निकले तो हमारा मरना भी तय है। ये सब सुन के थोड़ी देर के लिए अंकल की सटक जाती है। उन्हें ये चीज बहुत बुरी लगी कि यहाँ पर कोई रह ही नहीं सकता। मुझे लगा था कि यह जगह परफेक्ट है मेरे और एमी के साथ रहने के लिए। और तभी हमें दिखाई जाती है पिगी गर्ल एमी, जिसकी गोदी में युहारा घोड़े बेच के सो रही है। एमी को ये रियलाइज होता है कि उसे वो डीमन याद कर रहा है, उसका अपना बाप, जिसने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। अगले सीन में हम देखते हैं कि अंकल ने फूक फूक के पूरी फैक्ट्री में धुआं धुआं कर दिया था और मजनू को अंकल के ऊपर पूरा शक हो गया था कि साला ये कोई तो खिचड़ी पका रहा है। आखिर ये एमी कौन है, उसकी वाइफ या उसकी बेटी? इन सारी चीजों का पता लगाने के लिए उसे ही कुछ करना होगा। तो वो खड़ा होकर वहाँ से जैसे ही जाने लगता है तो अंकल उसे अगेन बंदूक की नोक पे रोक लेते हैं। वो कहता है, अरे अंकल अंकल जाने दो मेरे को यार, मैं हवा खाने जा रहा हूँ यार, इधर घुटन हो रही है मेरे को धुएं में। अंकल उसे एक ही कंडीशन पे जाने देते हैं कि अगर तू वापस नहीं आया तो मैं तेरे दोस्तों को यहीं पे पेल दूंगा। हम देखते हैं कि रात को फुल बारिश के अंदर मजनू भाई फैक्ट्री से बाहर आते हैं और देखते हैं कि पूरा ग्राउंड साफ हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो पूरी भसड़ मची थी उसकी एक भी डेड बॉडी यहाँ पर नहीं है, ना ही पिगी एमी और डैडी की, ना ही वो डिफॉर्म क्रीचर्स की और ना ही कुराकी की। यानी कि बात साफ है कि वो मॉन्स्टर फैमिली अभी भी जिंदा है। तभी उसे अंधेरे में दूर एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जिसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी। वो चलता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है, क्या तुम युहारा को यहीं पे छोड़ के चले जाओगे? उसकी बात से ज्यादा उसकी शक्ल देख के मजनू की फट जाती है। सीन शिफ्ट होने के साथ हम देखते हैं पिगी मैन को जो एक तालाब जैसी जगह में अपने फादर के फेस के ऊपर कोई लिक्विड डाल रहा था और साथ ही उन्हें गेट वेल सून भी कह रहा था। हम देखते हैं कि उस लिक्विड से डैडी का पूरा फेस धीरे धीरे हील हो रहा था एंड इन सारी प्रोसेस को वहाँ पर पड़ा हुआ बैड बॉय राकेश देख रहा था, जिसकी पिटाई करके उसको बाकी ह्यूमन बॉडीज के साथ रखा गया था। इवन वहाँ पर 2-3 वर्कर्स टाइप के छोटे मॉन्स्टर्स भी थे जो ये ह्यूमंस की डेड बॉडी को उठाकर एक बड़े से मिक्सर टाइप की मशीन में डंप कर रहे थे। राकेश देखता है कि करंटली उसकी ओयो पार्टनर कुराकी की ठुकी पिटी बॉडी को उसी मिक्सचर मशीन के अंदर डाला जा रहा था और उसे फेंकते ही उसकी बॉडी का पूरा कचुम्बर उसी लिक्विड वाले तालाब के अंदर गिरता है, जिससे पिगी मैन और उसका बाप हील हो रहे थे। सो बेसिकली ये ह्यूमन फ्लैश और रेडिएशन का तालाब है जिससे इन मॉन्स्टर्स की बॉडी छोटे से सेल से भी रीजनरेट हो सकती है। इतने में उसी लिक्विड में से कुराकी अचानक से निकलती है। लिटरली उसकी जो वो पूरी नेक काटी गई थी ना, वो वापस से वहीं से जॉइंट हो गई। तभी वो ये देख लेती है कि उसको वहाँ से निकलते हुए बैड बॉय राकेश ताड़ रहा था। वो उसे अपने नाखून दिखाते हुए कहती है कि तेरे बारे में आज मैंने बहुत बातें सुनी बेटा, कुछ ज्यादा ही डेटिंग करके फेमस हो रहा है तू, तो आज तेरी डेटिंग का भूत मैं निकालूंगी। ये बोल के वो अपने नाखून बैड बॉय राकेश के दोनों टांगों के बीच में घुसा देती है और यही चीज वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट भी करती है। ये सारी चीजें पिगी मैन भी नोटिस कर रहा था कि उसकी बड़ी बहन कैसे मजे ले रही है एंड इसी के साथ वो देखता है कि उसके डैडी भी लगभग हील हो चुके थे। सीन शिफ्ट होने के साथ हम देखते हैं कि मजनू भाई उस अजीब से बच्चे को फैक्ट्री के अंदर ले आए थे एंड उसे देखकर अंकल और बाकी सबकी भी फट गई थी। वो मजनू पे गुस्सा होने लगते कि साले ऐसे मॉन्स्टर को यहाँ पर लेकर क्यों आया तू। इतने में वो बच्चा पीछे से अंकल का नाम बोलता है जो कि था मुराता हिदेओ। वो तुरंत ही उसे पूछते हैं कि आखिर तुझे मेरा नाम कैसे पता। तो वो बच्चा उनकी बेटी एमी का भी नाम बोलता है और साथ ही कहता है कि मैं एमी को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, मुझे उसकी यादें आती है, बहुत ज्यादा यादें। सो बेसिकली इस बच्चे के पास टेलीपैथी और माइंड रीडिंग की पावर है। वो रियल टाइम में चल रहे ह्यूमन थॉट्स को पढ़ सकता है। बट सून अंकल को ये रियलाइज होता है कि मजनू भाई जानबूझकर इस बच्चे को यहाँ पर लेकर आया ताकि वो इससे अंकल के थॉट्स पढ़वा सके और उनके रियल इंटेंशंस को जान सके। इसलिए वो काफी गुस्से में
मजनू की कुटाई करने लगते हैं। तभी वो बच्चा उन पर पॉइंट करके घटिया इंसान और धोखेबाज बार बार बोलने लगता है। सो हाँ, कुछ मायनों में यहाँ पर अंकल की रियलिटी रिवील हो गई थी, तो वो गुस्से में बंदूक उठाकर उन सभी को पेलने वाले थे कि तभी वो बच्चा मजनू भाई के सामने ये रिवील करता है कि देयर इज अ बोट, वहाँ एक बोट है जहाँ से बच के जा सकते हो। ये सुन के सब काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि ये उनकी इकलौती उम्मीद थी इस जगह से बाहर निकलने की। अंकल तुरंत ही उस बच्चे से पूछते हैं, बता चूजे, आखिर कहाँ पर है बोट? तो वो कहता है कि मैं बता तो दूंगा, लेकिन तुम लोगों को मुझे भी अपने साथ ले जाना होगा। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा अगर तुम लोग मुझे स्कूल ले जाओगे। ये सुन के ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि इधर गांड के लाले पड़े हुए हैं, इसको स्कूल जाना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बच्चा जंगल के कच्चे रास्ते से होता हुआ आगे जा रहा था और अंकल एंड गैंग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। काफी दूर तक चलने के बाद वो एक सुरंग टाइप की जगह में से उनको बाहर निकालता है और वहाँ से निकलते ही उनको आंखों के सामने दिखाई पड़ती है एक लंबी बोट जो काफी परफेक्ट कंडीशन में थी। फाइनली उनकी जान में जान आती है और अंकल भी थोड़े खुश होते हैं कि अब हम लोग फाइनली यहाँ से निकल पाएंगे। एंड उनके साथ साथ वो बच्चा भी कुछ ज्यादा ही खुश था कि उसे स्कूल जाने को मिलेगा। बट क्लोजअप में हम देखते हैं कि हमारे मजनू भाई शायद से नहीं चाहते कि ये क्रीचर्स नॉर्मल ह्यूमंस की दुनिया में आए। और इसी के साथ इस कहानी का 3rd वॉल्यूम भी यहाँ पर खत्म होता है। अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि क्या ये लोग इस बोट के सहारे यहाँ से बच के निकल जाएंगे या फिर कोई और मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। अब सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर वो अजीब से लिक्विड वाला तालाब क्या था जिसमें ये क्रीचर ह्यूमन फ्लैश को डाल रहे थे? क्या सच में वो हीलिंग प्रोसेस उन लोगों ने ही डेवलप की है या फिर इनको बनाने वाला असल में कोई और है? ये सारे जवाब आपको आने वाले पार्ट्स में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ।